प्रिय विद्यार्थियों, हमने मैथिली शरण गुप्त के भाव पक्ष के संबंध में पढ़ा। भाव पक्ष जो हमारे 9 पॉइंट में लगभग 10 पॉइंट में वो भाव पक्ष का चित्रण किया गया था। अब हम मैथिली शरण गुप्त का जो दूसरा पक्ष काव्य का वह है कला पक्ष। कला पक्ष की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण योगदान मैथिली शरण गुप्त के काव्य की दृष्टि से रहा है वो हम पढ़ेंगे। लिखो तो इस तरह से देखिए, कला कोई भी भाषा, शैली, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, इन सभी का प्रयोग कला पक्ष में मुख्य रूप से किया जाता है। तो कवि ने इन शब्दों का, क्योंकि कवि के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव था संस्कृतनिष्ठ भाषा का, इसका स्पष्ट प्रभाव उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। कहीं कहीं वैसे तो यशोधरा के आते आते भाषा का जो रूप था वो बिल्कुल सरल हो गया। पहले शुरुआत में जब लेखक ने या कवि ने जब रचनाएं आरंभ लिखी थी तो उन्होंने संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग सबसे ज्यादा किया था, किंतु वह संस्कृतनिष्ठ शब्द अधिक प्रभावी नहीं हो सके और धीरे धीरे जो सरल भाषा का रूप है वो सरल हो गया। यशोधरा, साकेत, ये सभी आते आते उन्होंने उर्मिला आदि रचनाओं में उनका जो भाव है वो सरल हो गया। तो इसका मूल कारण है भाषा शैली। भाषा का जो रूप है वो बिल्कुल एक आम आदमी के समझ में बोलचाल की भाषा का प्रयोग कवि ने किया जाना लगा। तो देखिए, कला पक्ष, भाव पक्ष को सुंदर बनाने में कला पक्ष का विशेष योगदान होता है। विशेष योगदान होता है, अर्थात भाव पक्ष को सुंदर बनाने में कला पक्ष का योगदान होता है। कला पक्ष में भाषा शैली, अलंकार, छंद, भाषा शैली, अलंकार, छंद और छंद योजना, इसके अलावा आपकी शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षण और व्यंजना, शब्द शक्ति, इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियां आदि कला पक्ष को सबलता प्रदान करते हैं। जिसका विवरण इस प्रकार है, जिसका स्वरूप इस प्रकार है, कह सकते हैं जिसका स्वरूप इस प्रकार है। किस रूप में ने सामने रखा है कवि मैथिली शरण गुप्त ने? देखिए तो भाषा, शैली, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सभी कला पक्ष के अभिन्न माने गए हैं। ये सभी कवियों में महत्वपूर्ण रहते हैं। तो सबसे पहले हम इस दूसरे भाग का हमने पहला लेते हैं, भाषा शैली। गुप्त जी की भाषा शैली, गुप्त जी की भाषा शैली खड़ी बोली की रही है। भाषा शैली खड़ी बोली की रही है, यानी प्रारंभ
प्रारंभ में भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया था किंतु यशोधरा काव्य आते आते भाषा का रूप सरल हो गया भाषा का रूप, किंतु यशोधरा काव्य के आते आते भाषा का रूप सरल हो गया। कवि ने आम बोलचाल की भाषा में सरस काव्यों की रचना की है। अर्थात हम कैसे आम आदमी की पहुंच तक को भाषा हो, उसका प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में आम बोलचाल की भाषा का सरस प्रयोग काव्य में की है या रचना की है। तो पंचवटी में जो इनकी रचना है, पंचवटी काव्य में भाषा का सहज एवं पंचवटी काव्य में भाषा का सहज एवं सरल रूप देखा जा सकता है यानी पंचवटी के अनुरूप तो देखा जा सकता है भाषा काव्य के अनुरूप भाषा पात्रों के अनुरूप भाषा प्रसंग के अनुरूप भाषा संवाद के अनुरूप भाषा पाठकों के अनुरूप ये सभी विशेषताएं भाषा शैली में देखी जा सकती हैं। सभी विशेषताएं भाषा शैली में देखी जा सकती है और भाषा में लाक्षणिकता व संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग
संस्कृत शब्दावली का प्रयोग इनके काव्य भाषा का, इनके काव्य भाषा की विशेषता है, गुप्त जी की भाषा शैली कड़ी बोली की रही है। प्रारंभ में भाषा में संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया था, किंतु यशोधरा काव्य के आते आते भाषा का रूप सरल हो गया। कवि ने आम बोलचाल की भाषा सरस काव्यों भाषा में सरस काव्यों की रचना की है। पंचवटी काव्य में भाषा का सहज एवं सरल रूप देखा जा सकता है। भाषा काव्य के अनुरूप, भाषा पात्रों के अनुरूप, भाषा प्रसंग के अनुरूप, भाषा संवाद के अनुरूप, भाषा पाठकों के अनुरूप, ये सारी विशेषताएं भाषा शैली में देखी जा सकती है। भाषा में लाक्षणिकता और संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग भी काव्य की भाषा की विशेषता कही जा सकती है। तो ये सारी विशेषताएं भाषा शैली को प्रकट किया गया है ना। तो भाषा में बहुत ही सरल भाषा का, बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग करते हुए इन्होंने प्रसंगानुकूल काव्य के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार की जो भाषाएं हैं वो सब हम इसमें मैथिली शरण गुप्त के काव्य में देख सकते हैं। गरिमा युक्त भाषा है, मर्यादा युक्त भाषा है, भाषा की विशेषता है। भाषा में मधुरता, भाषा में मधुरता एवं ओज, प्रसाद गुण भी देखे जा सकते हैं। हम देखते हैं कि भाषा में मधुरता, ओज, प्रसाद गुण भी देखे जा सकते हैं। ये भी भाषा की अपनी एक विशेषता है जो इसमें प्रकट की गई है। अब हमारा दूसरा है वो आता है अलंकार विधान। दूसरी जो विशेषता है वो अलंकार की है। तो जहां उदाहरण होगा वहां उदाहरण में लिखने की कोशिश करूंगा कि भाई तुम्हें उदाहरण किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। उदाहरण में अब हम दूसरा लेते हैं वाक् पक्ष में, वह अलंकार योजना। अलंकार योजना यानी किसी भी काव्य में मूल रूप से अलंकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। गुप्त जी के काव्य में अलंकारों का विधान किया गया है। गुप्त जी के काव्य में अलंकारों का विधान किया गया है। तो कौन कौन से ऐसे अलंकार हैं गुप्त जी के काव्य में अलंकारों का विधान किया गया है? अलंकारों के कारण काव्य में सुंदरता आ गई है। अलंकारों के कारण काव्य में सुंदरता आ गई है। गुप्त जी ने सहज प्रसंगानुकूल अलंकारों का
प्रयोग किया है, प्रयोग किया है। यानी गुप्त जी ने सहज प्रसंगानुकूल अलंकारों का प्रयोग किया है। उपमा, उपमा, रूपक, अनुप्रास, जहां वर्णों की आवृत्ति होती है, उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक, विभावना, संदेह, संदेह, विभावना, संदेह, मानवीकरण, मानवीकरण यानी उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा। तो उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक, विभावना, संदेह, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा और उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का प्रयोग काव्य में देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। यानी कि ये भी एक अलंकारों की विशेषता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अलंकार जो हैं वो बड़े ही प्रभावी हैं और अलंकारों का विधान कवि ने उसके अनुरूप किया है। अनुप्रास अलंकार है, यमक है, विभावना है, संदेह है, मानवीकरण है, उत्प्रेक्षा है, जैसे अलंकारों का प्रयोग काव्य में देखा जा सकता है। कारों ने काव्य को नवीन पहचान प्रदान की है। अलंकारों ने काव्य को नवीन पहचान प्रदान की है। अब उत्प्रेक्षा का उदाहरण देखो, या हम ये देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण। अनुप्रास का यानी इसका हम उदाहरण देखते हैं। अनुप्रास का है एक उदाहरण है, किस रूप में है तो देखिए, पाया तुमने, पाया तुमने तरुतर, तरुतल, तरुतल अरण्य, तरुतर अन्य बसेरा, बसेरा रह गया अविभाज्य, अभिशप्त रह गया, अभिषिप्त, 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 शेष, अभिशप्त, शेष, यद्यपि, यद्यपि क्या मेरा, क्या मेरा, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है। पाया तुमने तरुतल अरण्य बसेरा, रह गया अभिशप्त शेष यद्यपि मेरा। अर्थात इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यानी कि तय तय तय, एक तीन तय लगातार आएंगे, यानी वर्णों की आवृत्ति भी, जहां वर्णों की आवृत्ति वहां अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, कंटिन्यू चल रहा है। तो इस प्रकार से अलंकारों का प्रयोग काव्य में प्रसंगानुसार किया गया है,
यानी जो काव्य है उसमें जहां प्रसंग आएगा, जहां उचित है, यही जबरदस्ती अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है। जहां प्रसंग में आने की संभावना है तो स्वतः ही अलंकार का विधान वहां हो गया है, तो इसका उल्लेख उन्होंने किया है। तो इस प्रकार से यह हमारा दूसरा था अलंकार विधान के बारे में। अब आता है छंद योजना। छंद योजना ये शास्त्रीय विधान के अनुरूप अलंकार तीसरा हमारी विशेषता आएगी, वह है छंद विधान। छंदों का प्रयोग कवि ने किस तरह से किया है, किस रूप में किया है। तीसरा हमारा जो कला पक्ष है उसमें है छंद विधान। छंद विधान काव्य में लय, गति, राग, संगीत, संगीतात्मकता उत्पन्न करने के लिए छंदों का प्रयोग देखा जा सकता है। यानी काव्य में लय, गति, राग, संगीतात्मकता उत्पन्न करने के लिए छंदों का प्रयोग देखा जा सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है गुप्त जी ने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में हरिगीतिका छंद का प्रयोग किया है। उन्होंने गुप्त जी ने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में हरिगीति के छंद का प्रयोग कवि ने किया है। साकेत काव्य में अनेक छंदों का प्रयोग देखा जा सकता है। यानी कि साकेत काव्य में अनेक छंदों का प्रयोग किया जाता है। वर्णिक एवं मात्रिक छंद मुख्य है। मालिनी छंद, मदाक्रांता छंद, मदाक्रांता छंद, मालिनी छंद आदि का प्रयोग काव्य में हुआ है। यानी ये छंद विधान है। छंदों के कारण काव्य में सरसता आ गई है। राग, लय, गति जितनी भी विशेषताएं हैं वे सभी विशेषताएं छंद विधान के अंतर्गत आ गई है। छंद किसी भी शास्त्रीय विधान को नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए, उसमें राग, लय, गति, संगीत उत्पन्न करने के लिए छंदों का प्रयोग किया जाता है। छंद किस प्रकार से होना, इसी प्रकार का मदाक्रांता छंद, मालिनी छंद या आपके जो हरिगीति का छंद, गीति का छंद, इन सब का प्रयोग इनके काव्य में हुआ है। तो ये छंद विधान के बारे में हम ये कह सकते, हरिगीत यानी कि ये सारी विशेषताएं हम देख सकते हैं। ये छंद विधान की विशेषताएं हैं जिनका प्रयोग
कवि ने किया है। तो इसी प्रकार से अगली विशेषताएं हैं जो उसकी कला पक्ष को स्पष्ट करती है। वह है चौथी, वो विशेषता है हमारी संवाद शैली। भाषा शैली का एक प्रकार है जिसे हम संवाद शैली कहते हैं। संवाद शैली दो पात्रों के मध्य होने वाली वार्तालाप को संवाद कहा जा सकता है। संवाद कहा जा सकता है। संवाद कहा जा सकता है। दो पात्रों के मध्य होने वाली वार्तालाप को संवाद कहते हैं। संवाद रोचक, प्रभावी, प्रसंगानुकूल, पात्रानुरूप होने चाहिए। संवादों से काव्य में सरसता आ जाती है। गुप्त जी ने साकेत रचना में कहीं संवाद शैली का प्रयोग किया है। संवाद शैली का प्रयोग किया है। गुप्त जी ने साकेत रचना में कहीं संवाद शैली का प्रयोग किया है। संवाद किया है, इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि कौन सा है संवाद। भरत कैकेयी का हम संवाद दे देते हैं। किया है भरत कैकेयी के संवाद को देखिए। धिक्कार उसे था, धिक्कार उसे था महास्वार्थ नहीं गया। उसे था महास्वार्थ ने घेरा। सो बार धन्य वह एक लाल का माई जिस जननी ने है जना भरत सा भाई पागल सी उपमा अलंकार है।
पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई सो बार धन्य है वह एक लाल का माई। तो इस तरह से ये जो विचार है, इन विचारों में हम देख सकते हैं कि ये संवाद शैली है। इसमें धिक्कार उसे था मां स्वार्थ ने घेरा सो पार वह धन्य है। ये सभा में ही कोई व्यक्ति है, यानी राम है, राम का ही ये संवाद है। धिक्कार उसे था मां स्वार्थ ने, यानी स्वार्थ नहीं घेरा था। सो बार वह धन्य है माई का लाल जिसने जननी ने जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई सो बार धन्य है वह एक लाल का माई। तो इस प्रकार से ये संवाद जो है वो प्रसंगानुकूल है और साकेत से केकई के पश्चाताप से ये संवाद लिया गया है। इस प्रकार ये जो संवाद है, इस संवादों में हम ये देख सकते हैं, ये कला पक्ष है, तीसरा संवाद था। और इस संवाद में ये संवाद केकई संवाद से है। केकई और भरत के बीच में जो संवाद होता है, इसी संवाद को यहाँ पंचवटी, जहां पर यानी कि जहां राम को लेने के लिए वापस उसके परिवार के लोग जब जाते हैं तो वहां ये प्रसंग होता है और वहां केकई का पश्चाताप भाव प्रकट होता है। इसी को यहाँ पर प्रकट किया गया है। तो उससे हम कह सकते हैं संवाद शैली। अब हम विचार करते हैं अगली जो हमारी विशेषता है, जो काव्य की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है, वो है यानी कि चौथी जो विशेषता है, तीसरी के बाद में चौथी है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति काव्य को नए रूप में प्रकट करने में, काव्य को नए रूप प्रकट करने, नए रूप में काव्य को नए रूप में प्रकट करने के लिए कवि ने शब्द शक्ति का प्रयोग काव्य में किया है। काव्य में किया है, चाहे साकेत हो या यशोधरा, साकेत हो या यशोधरा या भारत भारती, सभी रचनाओं में शब्द शक्ति का रूप देखा जा सकता है, यानी कि भरत भारती और सभी रचनाओं में यशोधरा, साकेत, इन सभी में शब्द शक्ति का प्रयोग देखा जा सकता है। भाषा को सरल रूप में प्रकट करने के लिए अभिधा शक्ति का प्रयोग और
लक्षणों को प्रकट करने लक्षणों को प्रकट करने के लिए लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग देखा जा सकता है जहां कहीं व्यंग्यात्मक भावों को प्रकट करना हो वहां व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग देखा जा सकता है। तो जिस प्रकार से अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग जहां किया गया है वहां व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग भी हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार लगभग सभी में अभिधा इन तीनों गुणों को देखा जा सकता है। इस प्रकार ये शब्द शक्तियों का रूप है। अब हम आते हैं, हमारा वो है काव्य में मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां मुहावरे एवं लोकोक्तियां मुहावरे एवं लोकोक्तियां काव्य को आकर्षक बनाने के लिए मुहावरे यानी ये मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सहज प्रयोग देखा जा सकता है। लोक आकर्षक रूप बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग देखा जा सकता है। लोक भाषा में कवि ने लोकोक्तियों को नया रूप देकर काव्य में प्रकट किया है। कहने का तात्पर्य है कि लोकोक्तियां और मुहावरे भी हम काव्य में देख सकते हैं। काव्य में आकर्षक बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग देखा जा सकता है। लोक भाषा कवि ने लोकोक्तियों को लोक भाषा से कवि ने लोकोक्तियों को नया रूप देकर काव्य में प्रकट किया गया है। इससे क्या हो गई कि भाषा को आकर्षक रूप मिल गया। ये जितनी भी विशेषताएं हैं सभी भाषा को प्रभावित करने वाली विशेषताएं हैं। तो इस तरह से ये बात कही गई है। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे, यानी कि निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं इस काव्य संदर्भ में। अब आता है निष्कर्ष।
इस प्रकार भाव पक्ष एवं कला पक्ष लख पक्ष को देखने से पता चलता है कि कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपने देशभक्ति राष्ट्रभक्ति यानी मातृभक्ति भाषा के प्रति अनुराग नारी चेतना विरह वेदना आशावादी दृष्टिकोण राष्ट्रीय चेतना जन जागृति के भाव काव्य में देखे जा सकते हैं। कला पक्ष की दृष्टि से भी इसे सफल काव्य कहा जा सकता, यानी कला पक्ष की दृष्टि से भी इसे सफल काव्य कहा जा सकता है। यानी इनके सारे जितने भी है कला पक्ष की दृष्टि से भी इनका काव्य सफल रहा है। तो इस तरह से भाव पक्ष और कला पक्ष का मूल्यांकन करने पर पता चलता है कि भाव पक्ष की कौन सी विशेषताएं और कला पक्ष की कौन सी विशेषताएं हैं जो काव्य में अपने रूप में प्रकट किए। ये सारी विशेषताएं उनकी विशेषताओं को ही प्रकट करते हैं। तो इस तरह से ये हमारी जो है ये काव्य सौंदर्य पर हमारा जो क्वेश्चन था ये पूरा हो गया है। इस तरह से ठीक है, आगामी हमारे जो भी क्वेश्चन होगा उसके बारे में हम आगामी क्लास में हम फिर मिलेंगे। ये हमारा आज का क्वेश्चन पूरा हो चुका है। आगामी क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।